गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात। आज हम आपको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद जो पार्ट्स है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसके बारे में बताने जा रहे हैं। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को मैंने एक्सप्लेन कर दिया इसके पहले वीडियोज में ही, और अब उसमें जो लिमिटेशंस है उसमें बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया, उसको आप देखेंगे। उन सभी चीज़ों को दूर करने के लिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी दिया गया। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी किसने दिया था उसको ध्यान से देखेंगे। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी किसने दिया था? इसको प्रपोज्ड किया था, प्रपोज्ड बाय हैंस बेथे और वैन वैलेक, और दूसरा क्या था, वैन ब्लैक। दो साइंटिस्ट थे। इन दोनों साइंटिस्ट ने इसको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को प्रपोज किया, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को एक्सप्लेन किया। उसने कहा कि फर्स्ट पॉइंट जो हम बताने जा रहे हैं, तो इसके पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को देखना जरूरी है। क्यों जरूरी है? कि उसमें भी सेंट्रल मेटल और लिगेंड एक दूसरे से जुड़ते हैं, और इसमें भी एक दूसरे से जुड़ते हैं। लेकिन उसमें एक्सप्लेन किया है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कि सेंट्रल मेटल एटम्स क्या करते हैं, लिगेंड से जुड़ते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा। और इसमें क्या बता रहा है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि इसमें जो सेंट्रल मेटल हैं और लिगेंड जो है, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से आयनिक बॉन्ड से जुड़ते हैं, यानी प्योरली आयनिक होते हैं। मेटल लिगेंड बॉन्ड, मेटल और लिगेंड जो बॉन्ड है इज प्योरली आयनिक, प्योरली आयनिक होते हैं। मतलब सेंट्रल जो मेटल है उस पर चार्ज होते हैं, और जो लिगेंड है उस पे क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और अट्रैक्शन के द्वारा क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनते हैं। उसने फर्स्ट पॉइंट तो उसने ये बताया। उसके बाद उसने कहा कि इसके बीच में एक्चुअली जो बॉन्ड बनते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट होते हैं, एग्जिस्ट, जिसके कारण जो है बॉन्ड बनते। दूसरी बात उसने कहा कि जो लिगेंड्स हैं, जो कुछ लिगेंड्स हैं, फर्स्ट हो सकता है लिगेंड फॉर न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड। जो न्यूट्रल लिगेंड्स हैं उसमें तो कोई चार्ज नहीं होते हैं। न्यूट्रल लिगेंड्स सच जैसे मान लेते हैं अमोनिया है, वाटर है, इसमें कोई जो है चार्ज नहीं है, पैरिडीन है। तो ये जो न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, तो इस पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स में, अब इसको स्ट्रक्चर देखते हैं नाइट्रोजन अमोनिया का, तो ये क्या होते हैं, डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस। अब ये जो इसके ऊपर जो डेल्टा माइनस है, यह क्या है, निगेटिव पॉइंट डायपोल इसको माना। इस पे क्या है, निगेटिव पॉइंट डायपोल, पॉइंट डायपोल या निगेटिव पॉइंट डायपोल चार्ज। डायपोल एक तरह का चार्ज है, और यही क्या है, सेंट्रल मेटल एटम्स, इस पे भी कोई चार्ज है पॉजिटिव, तो इसके बीच में क्या होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट होते हैं। यस, सेंट्रल मेटल और इसके बीच में। और दूसरा, अगर लिगेंड्स जो है एनायनिक है, लिगेंड्स एनायनिक लिगेंड्स है, जैसे मान लेते हैं Cn माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, OH माइनस, इस तरह से जो है ये सारे, ये क्या है, ऑलरेडी निगेटिव चार्ज है। इसको क्या है, इसको क्या कहा गया, पॉइंट चार्ज, पॉइंट नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज ये भी क्या होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम्स के साथ जो पॉइंट चार्ज है, इसके बीच में क्या होते हैं, अट्रैक्शन होते हैं, और क्या बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनते हैं, आयनिक बॉन्ड।
तो इसी दो बातों को उसने कहा कि लिगेंड कोई भी है उसमें क्या होते हैं, निगेटिव चार्ज एग्जिस्ट होते हैं, चाहे वो न्यूट्रल हो या कोई जो है एनायनिक हो। और सेंट्रल मेटल्स एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाते हैं, कैटायंस, पॉजिटिव चार्ज। अब उस दोनों के बीच में जो है क्या होते हैं, एट्रैक्शन होते हैं, और एट्रैक्शन होने के बाद आयनिक बॉन्ड एग्जिस्ट होते हैं। अब एट्रैक्शन जब होते हैं तो यहाँ पर दो तरह के फोर्स एग्जिस्ट होंगे। एक तो एट्रैक्शन फोर्स तो होगा ही। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, तीसरा पॉइंट यहीं पर, ये तीसरा पॉइंट है कि अगर ये सेंट्रल मेटल एटम्स हैं और कोई लिगेंड्स हैं, इसके बीच में एट्रैक्शन तो होगा। क्या होगा, एट्रैक्शन तो होगा, एट्रैक्शन। लेकिन इसके जो डी ऑर्बिटल्स हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल्स में इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो एक तो एट्रैक्शन होगा, एट्रैक्शन फोर्स, और दूसरा क्या होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं और लिगेंड ये भी इलेक्ट्रॉन है, निगेटिव चार्ज है, ये भी निगेटिव चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन। तो इसके बीच में क्या होते हैं, रिपल्सन होते हैं। यहाँ क्या आता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन, रिपल्सन। तो जब सेंट्रल मेटल आयंस और लिगेंड्स एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो उसमें दो तरह के फोर्स एग्जिस्ट होते हैं। एक तो चार्ज के कारण क्या हो गया, एट्रैक्शन फोर्स, और दूसरा इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो फोर्स एग्जिस्ट हुआ वह हो गया फोर्स ऑफ रिपल्सन। दो तरह के फोर्स एग्जिस्ट हुए। अब इस पॉइंट पे जब दो फोर्स हुए तो एक्चुअली होगा क्या। अब यहां पर देखते हैं, दो फोर्स हुए तो एक फोर्स यानी फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ये क्या काम करेगा, ये करेगा मेटल एंड लिगेंड को बाइंड्स करेगा, बांधेगा, एक दूसरे के साथ बाइंड्स करेगा। और फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन ये क्या करेगा, मेटल एंड लिगेंड को क्या करेगा, है ना, रिपल्सन करेगा। क्या करेगा, रिपल्सन, यानी डज नॉट अलाउ टू बॉन्ड, डज नॉट अलाउ टू बॉन्ड, अलाउ टू बाइंड, एक दूसरे से बंधने नहीं देगा। तो दो तरह के फोर्स एग्जिस्ट होते। तो अब किसके किसके बीच में फोर्स एग्जिस्ट हुआ, अब ये मालूम हो गया। अब कह रहा है इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में उसमें कह रहा है कि दो तरह के फोर्स हो गए। एट्रैक्टिव फोर्स क्या करेगा, मेटल लिगेंड्स को बाइंड करेगा, और जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है वह क्या करेगा, डज नॉट अलाउ टू बाइंड, बाइंड नहीं करेगा। तो ये क्या करेगा, ये जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है ये किसके किसके बीच में होते हैं, डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल इन मेटल, मेटल आयन, मेटल आयन में जो डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं और लिगेंड में जो चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स, इसके बीच में क्या होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रिपल्सन हो गए, फोर्स ऑफ रिपल्सन, जिसके कारण क्या होंगे, एक यह इस पर इफेक्ट होगा, यानी इट अफेक्ट्स द रिलेटिव एनर्जी ऑफ, रिलेटिव एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल की रिलेटिव एनर्जी पर इफेक्ट करेगा। यानी डी ऑर्बिटल जो सभी की एनर्जी सेम है, डिजेनरेट है, उस पर इफेक्ट करेगा, और इफेक्ट करने के बाद कुछ तो होगा। तो अब उसके बारे में नीचे बताया है उसने, इतना तक तो हम समझ गए कि इफेक्ट होता है। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ये इफेक्ट क्या होता है,
तो हम शुरू से देखते हैं कि जैसे कोई फ्री स्टेट में है, फर्स्ट फोर्थ ही है, फोर्थ पॉइंट ही लिखते हैं। हाँ, इन फ्री स्टेट, अगर फ्री स्टेट में है कोई मेटल आयन्स है फ्री स्टेट में, इसके जो डी ऑर्बिटल्स हैं, सभी जितने भी डी ऑर्बिटल्स हैं, उसकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है ना। जो 5d ऑर्बिटल्स है वह डिजेनरेसी मेंटेन करते हैं, यानी ऑल द डी ऑर्बिटल्स, जितने भी डी ऑर्बिटल्स हैं उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। मतलब ऑल द डी ऑर्बिटल्स मेंटेन डिजेनरेसी। डिजेनरेसी इस मीन्स एनर्जी क्या होंगे, सेम हो जाएंगे, एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, इसकी एनर्जी ना बढ़ेगी ना घटेगी, वो एक लेवल पे रहेगी। लेकिन जब उसके चारों तरफ लिगेंड उसके क्लोज आएगा, व्हेन लिगेंड्स कम क्लोज, जैसे कोई नजदीक आ जाता है, घर के पास आ जाते हैं, तो उससे घर के मेंबर पर इफेक्ट पड़ता है। तो जैसे ही नजदीक आते हैं तो क्या होता है कि जो डी ऑर्बिटल्स हैं उसके चारों तरफ, व्हेन लिगेंड्स कम क्लोज साइमेट्रिकली जब आ जाते हैं तो क्या होते हैं कि डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी एनर्जी, वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं, उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी डी रिलेटिव एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल इंक्रीजेज। ये सब रिपल्सन के कारण हो रहा है, क्योंकि हमको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से तो बाइंड बनते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, और फोर्स ऑफ रिपल्सन के कारण एक्चुअली क्या होते हैं, ये जो एनर्जी डी ऑफ डी ऑर्बिटल है ये क्या होते हैं, बढ़ते हैं। अब ये बढ़ गए, चूंकि सिमेट्रिकली है, जब उसके चारों तरफ आ जाते हैं तो कुछ डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन का इंक्लिनेशंस क्या होते हैं, झुकाव क्या होते हैं, लिगेंड की तरफ होते हैं, कुछ लिगेंड से दूर होते हैं। तो ड्यू टू इंक्लिनेशन ऑफ द ligands, d orbitals, different orientations of the d orbitals, all the d orbitals, जितने भी d orbitals हैं इसमें क्या हो जाते हैं, एनर्जी डिफरेंस हो जाते हैं। अब रिलेटिव एनर्जी ऑफ d ऑर्बिटल इंक्रीजेज, बट क्या होते हैं, डीजेनरेसी इज मेंटेन्ड, डीजेनरेसी अभी भी मेंटेन है, उसमें मेंटेन है। लेकिन कह रहा है कि ड्यू टू डिफरेंट ओरिएंटेशंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डी ऑर्बिटल, ड्यू टू डिफरेंट ओरिएंटेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके ओरिएंटेशंस अलग अलग होते हैं, डी एक्स वाई का अलग है, डी वाई जेड का अलग है, सबका अलग अलग है। तो डिफरेंट ओरिएंटेशंस के कारण क्या होते हैं, सम ओरिएंटेशन, कुछ ओरिएंटेशंस क्या होते हैं, comes towards लिगेंड के सामने आ जाते हैं। तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओरिएंटेशंस जो कर रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, और लिगेंड में भी क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो उसके बीच में रिपल्शंस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। सम ओरिएंटेशंस कम्स टुवर्ड्स लिगेंड्स विच पोजेज, जिसके कारण उसमें क्या आ जाते हैं, विच पोजेज मैक्सिमम फोर्स ऑफ रिपल्सन, उसमें रिपल्सन ज्यादा हो जाएंगे। यानी वह क्या होगा, ऑर्बिटल, दैट ऑर्बिटल, वह ऑर्बिटल क्या होगा, ऑर्बिटल पोजेस
हाई एनर्जी, हायर एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी उसमें आ जाएगी। एंड और डी ऑर्बिटल्स जिसका ओरिएंटेशंस क्या होते हैं, लिगेंड की तरफ नहीं होते हैं, लिगेंड से दूर हो जाते हैं, तो उसमें रिपल्सन कम होगी। उसको भी मैं लिख देता हूं जो कि आप लिख सकें। बट सम डी ऑर्बिटल्स, some orientations in d orbitals remains क्या रहते हैं, अवे फ्रॉम द लिगेंड से दूर हो जाते हैं, दूर रहते हैं। दैट डी ऑर्बिटल्स, जो भी दूर आ गए उस ऑर्बिटल का, such d orbitals possess less force of repulsion, उसमें रिपल्सन घट जाते हैं, उसमें रिपल्सन बहुत ही कम होगा, जिसके कारण their energy रिलेटिव एनर्जी क्या होता है, ये रिलेटिव एनर्जी डिक्रीज, घट जाती है। इसका मतलब क्या है कि जितने भी डी ऑर्बिटल्स है उसमें से कुछ डी ऑर्बिटल्स जिसका ओरिएंटेशन लिगेंड की तरफ चला गया उसकी एनर्जी बढ़ गई, और कुछ डी ऑर्बिटल जिसका ओरिएंटेशन लिगेंड से दूर है उसमें क्या होगी, उसकी एनर्जी घट गई। तो इस तरह से जो डीजेनरेसी थी वह डीजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल इज क्या हो गई, रैप्चर्ड, खत्म हो गई। डीजेनरेसी इज नॉट मेंटेन्ड नाउ। अब सभी डी ऑर्बिटल की एनर्जी एक समान नहीं रही, जिसके कारण क्या हो गया, डी एनर्जी क्या होते हैं, स्प्लिट्स हो जाते हैं, टूट जाते हैं। एज ए रिजल्ट जिसके कारण क्या हो गया, डी ऑर्बिटल स्प्लिट्स इनटू टू सेट्स ऑफ ऑर्बिटल, दो सेट्स में टूट जाता है, दो सेट ऑर्बिटल का बनता है। यानी डी ऑर्बिटल में ही दो सेट बन जाते हैं। एक को कहते हैं हम T2G सेट और दूसरे को कहते हैं EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। ये दोनों डी ऑर्बिटल्स ही हैं, और ये डी ऑर्बिटल्स दो भागों में बट गए, T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल एंड EG सेट ऑफ ऑर्बिटल। T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल ये क्या है, लोअर एनर्जी, और ये क्या हो गया, हायर एनर्जी, इसकी एनर्जी बढ़ जाती है। यानी डी ऑर्बिटल कंप्लीटली दो पार्ट्स में बट जाते हैं। इसी को कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इसी को हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, यानी स्प्लिट हो गया। इसको डायग्राम से हम दिखा सकते हैं। अब उसके बाद उसने कहा, उसका दो और पॉइंट बता देते हैं। फिफ्थ पॉइंट, अगर कह रहा है कि इफ द स्प्लिटिंग इज लार्ज, इफ अगर कह रहा है स्प्लिटिंग इज लार्ज स्प्लिटिंग हो रही है, इसका मतलब है कि T2G एंड EG के बीच में जो गैप है, यह गैप क्या हो गया, लार्ज गैप हो गया। यानी ये जो पार्ट्स है बहुत ज्यादा गैप हो गया, इसके बीच में ये बहुत ज्यादा गैप हो गया।
तो अगर स्प्लिटिंग लार्ज है तो लिगेंड का नेचर क्या होगा, लिगेंड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग नेचर का होगा। अगर स्प्लिटिंग क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इज लो स्प्लिटिंग हो रहा है, जैसे मान लिया कि ये स्प्लिटिंग लो हो रहा है, लो हो, ये क्या हुआ, लो, और ये हुआ हाई स्प्लिटिंग, यानी यह जो d ऑर्बिटल है ये T2g और EG स्टेट में बदल गया, T2g और EG स्टेट में अगर ये स्प्लिटिंग ज्यादा है तो मतलब लिगेंड की स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और अगर स्प्लिटिंग कम है तो इसका मतलब है लिगेंड की पावर कम है, जिसके कारण कम रिपल्सन हुआ, और कम रिपल्सन के कारण क्या हुआ, स्प्लिटिंग कम हुआ। ये पॉइंट उसने बताया है। अब इसको हम डायग्रामेटिकली दिखा देते हैं, देख लीजिए डायग्राम से। इन ऑक्टाहेड्रल केस, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल केस, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन, फर्स्ट में हम क्या देखते हैं, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में किस तरह से होता है, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इस केस में। अब इन फ्री स्टेट, अगर फ्री स्टेट में है मेटल, तो ये जो d ऑर्बिटल्स है ये, इसकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। अब इसके सराउंडिंग में, इसके चारों तरफ साइमेट्रिकली अगर लिगेंड आ जाते हैं तो उसका रिलेटिव एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाते हैं। लेकिन डीजेनरेसी जो है मेंटेन हो जाती है, मेंटेन रहती है, जो कि मैंने तुमको क्या बताया, इस पॉइंट के पीछे एक्सप्लेन कर दिया। इसकी एनर्जी बढ़ जाती है लेकिन डीजेनरेसी मेंटेन हो जाती है, यानी है रिलेटिव एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज बढ़ गई, बट डीजेनरेसी इज मेंटेन। अभी भी सभी डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या है, एक ही है। लेकिन जब लिगेंड क्लोज आ जाते हैं अब स्प्लिटिंग होना शुरू हो जाता है। अब क्या हो जाते हैं, स्प्लिटिंग होना शुरू हो जाता है। अब ये डी ऑर्बिटल्स क्या हो जाते हैं, ये क्या है हमारा रिलेटिव एवरेज एनर्जी, रिलेटिव एवरेज एनर्जी, सबकी एनर्जी ये है। अब जो डी ऑर्बिटल्स है ये दो भाग में टूट जाते हैं, जिसमें रिपल्सन ज्यादा होते हैं वो हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं। तो जनरली किस में होते हैं, ऑक्टाहेड्रल में dx² माइनस y² और dz², क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, एक्सियल ओरिएंटेशन करते हैं, ओरिएंटेशन, यानी लिगेंड और इलेक्ट्रॉन का, डी ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों आमने सामने रहते हैं, एक्सियल, जिसके कारण रिपल्सन ज्यादा होता है। लेकिन इसमें क्या होते हैं, नॉन एक्सियल होते हैं, ये क्या होते हैं, नॉन एक्सियल, जिसमें क्या होते हैं, रिपल्सन क्या हो गया, रिपल्सन लेस हो गया। ये एक्सियल ओरिएंटेशंस कर रहे हैं, इसमें रिपल्सन क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, ज्यादा हो गया, तो इसकी एनर्जी बढ़ गई और इसकी एनर्जी घट गई, तो दो भाग में बट गया। अब डी ऑर्बिटल्स क्या हो गया, दो भाग में बट गया, स्प्लिट हो गया। इसी को कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अब जितना जो है दोनों के बीच में जितना एनर्जी डिफरेंस आया, इसी को कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जहां पर स्टेबल हो गया दोनों। तो यानी दिस इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, स्टेबलाइजेशन एनर्जी इसको कहते हैं। अब इसको DQ में भी
मानते हैं इसको 10 dq हो गया, ये हो जाएगा हमारा 3 और ये हो जाएगा 2 4 6 dq और ये हो गया 4 dq। इसके बीच का एनर्जी के रूप में दिया गया। ठीक है, तो ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हो गए। लेकिन टेट्राहेड्रल केस में डिफरेंट होते हैं। तो टेट्राहेड्रल केस में देखें, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखते हैं। इस कॉम्प्लेक्स में, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होते हैं कि ये जो है एनर्जी, इसी को हम इस तरह से लिख देते हैं, टेट्राहेड्रल में जस्ट उल्टा होते हैं। इसमें क्या होते हैं, ये कोई भी उसमें जो बॉन्ड होते हैं वह बॉन्ड क्या होता है, एक्सियल नहीं होते हैं, नॉन एक्सियल्स होते हैं। तो dx², ये जो है dx² माइनस y² और dz², ये क्या है, एक्सियल है। तो ओरिएंटेशंस, उधर तो लिगेंड है, उधर तो लिगेंड है और ये उस तरफ इसका इलेक्ट्रॉन का झुकाव है ही नहीं, तो वहाँ रिपल्सन मिनिमम हो गया। और इसमें जो है ये तीनों जो है नॉन एक्सियल्स हैं, फिर भी ये नॉन एक्सियल्स होने के कारण यह लिगेंड की तरफ रहते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, dxy, dyz, dzx, ये क्या हो जाते हैं, हायर एनर्जी में आ जाते हैं। एक की एनर्जी क्या हो गई, ज्यादा, और दूसरे की एनर्जी क्या हो गई, कम, उल्टा हो गया इस केस में। और इसके बीच की जो एनर्जी है इसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा टी, यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इज इट क्लियर, समझ गए। और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में एक रिलेशन है, डेल्टा टी इक्वल टू -4/9 डेल्टा ओ के बराबर। यानी ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, और टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग कम होते हैं। अब इस स्प्लिटिंग के आधार पे ही हम कह सकते हैं कि अगर स्प्लिटिंग ज़्यादा हो गया तो लिगेंड क्या है, स्ट्रांग है। अगर स्प्लिटिंग कम हुआ तो लिगेंड क्या है, वीक है। यानी इस एनर्जी का आधार मान करके, इसी के आधार पर लिगेंड को बांटा गया है, स्ट्रांग लिगेंड, वीक लिगेंड में, जिसको कि हम बाद में आपको किसमें, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब बताएंगे तो उसमें हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तो इसमें आपने सारे पॉइंट देख लिए, इसका क्या क्या रीजन है। तो एक पॉइंट हमने देखा, आयनिक होते हैं। दूसरा, आयनिक तो है लेकिन उसमें दो तरह के फोर्स एग्जिस्ट होते हैं, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दूसरा रिपल्सन। अब रिपल्सन के कारण कुछ तो कुछ चेंज होगा, तो रिपल्सन के कारण ही क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल टूटते हैं दो भागों में, जिसको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। ये ऑक्टाहेड्रल में अलग होते हैं, टेट्राहेड्रल में अलग होते हैं। इसमें क्या होते हैं, Eg सेट की एनर्जी लो हो जाती है और इसमें T2G सेट की एनर्जी क्या हो गया, हाई होती है। तो इस तरह से आपको सारे पॉइंट्स को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और इसके बाद मैं आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में बताऊंगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।